Hello friends. So in the last video we have observed how the nucleotides are formed. So nucleosides plus phosphoric acid is equal to nucleotide. So what is nucleoside means? Nucleoside means pentose sugar plus nitrogenous base. ये दोनों का मिलकर न्यूक्लियोसाइड बन गया और इसके साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस इतना है कि न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ 2 मायोटी एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 मायोटीज. ओके, सो 2 मायोटी कौन से? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस. 3 मायोटीज, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड. 3. सो फॉस्फोरिक एसिड अटैच होने के बाद वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता. अब न्यूक्लियोसाइड्स के नाम एडिनोसिन, गॉनोसिन, थाइमिडीन, लाइक दैट. इट मीन्स एसिड ये वर्ड वहां पर अटैच नहीं होता. एसिड ये वर्ड अगर अटैच हो गया तो दैट इज न्यूक्लियोटाइड. फॉर एग्जाम्पल एडिनोसिन ये वर्ड बदल के एडिनिलिक एसिड बनेगा, देन इट इज न्यूक्लियोटाइड. साइट्रिडिलिक एसिड, गॉनिडिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड और लाइक दिस. एसिड मीन्स फॉस्फोरिक एसिड का अटैचमेंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. ओके, अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब बाइंड होगा देन दोनों के बीच में 2 ईस्टर बॉन्ड बनते ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड. सो द बॉन्ड बिटवीन 2 nucleotide is called as phosphodiester bond, and in that way the polymer of nucleotide is formed. Yesterday we have seen, or in the last video we have seen that polymer formation होगा. अब इसका डीएनए के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमारे एनसीईआरटी ने दे के रखा हुआ है कि डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस. क्यों एसिडिक? फॉस्फोरिक एसिड वहां पर प्रेजेंट है इसलिए वो एसिडिक हो गया. कहां पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जनरली इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस. और अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट. देन व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. सो न्यूक्लियोइड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. सो वहां पर ये प्रेजेंट होता है. इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिश्चर इन 1869. 1869 में, जैसे कि मेंडल का ईरा है ये उस टाइम में, तो उस टाइम में फ्रेडरिक मिश्चर ने ये सब्सटेंस डीएनए दैट इज न्यूक्लिक एसिड, इट वाज फाउंड इन न्यूक्लियस बाय दिस साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिश्चर, एंड देन इट वाज गिवन द नेम न्यूक्लिन. उसको डीएनए नाम नहीं दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था. बट ये जो मटेरियल है इतना उसका इलस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसके बारे में डिस्कवरी नहीं हुई, लिटिल बिट लिमिटेशंस थे और इट वाज वेरी इलिसिव. इलिसिव मतलब क्या है कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जल्दी, वो दिमाग से जो भी बात निकल जाती है उसको इलिसिव बोलते. ऐसा ही ये डीएनए का कंटेंट था कि जिसके बारे में ज्यादा जानकारी कलेक्ट नहीं कर पाए साइंटिस्ट लोग, एंड देयरफॉर इट रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक कि इट टुक 100 years टू डिस्कवर. 100 year का स्पैन लगा आफ्टर जेनेटिक मटेरियल ये है ऐसा पता लगने के बाद. देन क्या हुआ, इसकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि 2 साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, लेडी साइंटिस्ट है रोजालिन फ्रैंकलिन. इन्होंने क्या किया, बड़ी मेहनत से जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था या होता है उसका एक्सरे फोटोग्राफ लेने में वो कामयाब रही.
और एक्सरे का फोटोग्राफ लेने के बाद जो स्ट्रक्चर उन्होंने प्रेडिक्ट किया या एक्सप्लेन किया, समझा, वो स्ट्रक्चर देखने के बाद इन 1953, देखिए 1953 में जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट ने, वैटसन एंड क्रिक ये मॉडल डीएनए का वेरी फेमस मॉडल है, ये दो साइंटिस्ट का नाम उस मॉडल को दिया हुआ है, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये दोनों ने मिलके इस इंफॉर्मेशन, दैट इज मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, इन्होंने जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन लिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज ली थी डीएनए की, उस इमेज के आधार पर ये दो साइंटिस्ट ने इन 1953 में एक डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया, दुनिया के सामने रखा और उसका एक मॉडल बनाया। मॉडल बनाना मतलब जैसे कि छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, वो मॉडल है, कार है तो वो प्रोटोटाइप है, मॉडल है बड़ी कार का, असलियत में नहीं है वो। सो ऐसा ही एक मॉडल इन्होंने बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, एंड वो मॉडल कंस्ट्रक्ट करने के बाद सारे लोगों को समझ में आ रहा था कि यस डीएनए कैसा है, हाउ इट विल बी। लेकिन ये दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें ओनली कंस्ट्रक्शन है, मीन्स अप्रिसिएशन और कंप्रेhension ऑफ द नॉलेज ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेकन बाय दिस टू साइंटिस्ट, ये इन्होंने किया। और भी जैसे कि इरविन चराब्स नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि एडेनाइन प्लस थायमिन, एक प्यूराइन तो दूसरा पायरिमिडिन, एक प्यूराइन तो दूसरा पायरिमिडिन, ये दोनों का रेशियो अगर उन्होंने लिया तो इट विल बी 1, नियर अबाउट 1। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज 1। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थोड़ा चेंज होता है, आरएनए में तो ये कभी सेम नहीं रहेगा। सो ये रेशियो एडेनाइन प्लस थायमिन इज टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये जो रेशियो है ये हमेशा एक रहता है, ये भी सजेस्ट किया था इरविन चराब साहब ने। तो ये भी नॉलेज वैटसन एंड क्रिक ने यूज करके मॉडल बनाने के लिए उन्होंने वो नॉलेज का एप्लीकेशन किया। और फिर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन लिया था वो मटेरियल, और इन्होंने उस इंफॉर्मेशन को देख के जो मॉडल बनाया, वो मॉडल एक मैगजीन में पब्लिश कर दिए गए। एंड ऑल दिस साइंटिफिक वर्ल्ड वाज फैसिनेटेड टुवर्ड दिस डिस्कवरी। एंड देयरआफ्टर ये दोनों ने, वैटसन एंड क्रिक ने, नोबेल प्राइज उस ईयर का 1953 का शेयर किया था इन केस ऑफ डिस्कवरी। देखिए एक्चुअल डिस्कवरी तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की है, लेकिन उनको नहीं मिला, इनको मिला नोबेल प्राइज उस ईयर का। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट द डिस्कवरी। नाउ ये सारा मटेरियल ऑब्जर्व करके या फिर ये सारी बातें समझ के वैटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल बनाया था, डबल हेलिकल मॉडल, वो कैसे था? What we are studying today, what we are knowing today about the DNA, it is according to Watson and Crick's model. ये दोनों का योगदान है और उन्हीं के हिसाब से हम लोग ये डीएनए का मॉडल पढ़ने वाले हैं। So yesterday we talk about the polymerization or polymer formation of the nucleotide. Okay, in the last video. अब हम डीएनए का मॉडल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ by use of all this knowledge by Watson and Crick, तो वो मॉडल को हमें समझना है, उसकी सारी बातें हमें समझनी है। So we'll start. जैसे कि in the previous video we have seen this is one nucleotide और ये इसका 5' एंड है, इधर का 3rd कार्बन है। यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, साइज सेम होगी, लेकिन एज दिस इज द हैंड मेड डायग्राम और मैन मेड डायग्राम, यहां पर
यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं दिखेगी इन शेप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इट डजंट मीन कि ये अलग अलग होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ एक डीएनए स्ट्रैंड का। डीएनए स्ट्रैंड यहां पर कंस्ट्रक्ट हुआ लाइक दिस। कल या प्रीवियस वीडियो की बातें ये है, यहां पर वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल हियर इट इज guanine, here it is cytosine, here it is thymine, here it is adenine. Okay, like that we can draw number of nucleotide here. तो इसका सीक्वेंस डीएनए के पास जो होगा वो डिफरेंट होगा, हमारे समझने के लिए हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू चेराप्स रूल क्या है कि ये जो बेस पेयर है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ग्वानाइन है तो उधर से साइटोसिन होना बहुत जरूरी। ये स्ट्रैंड है, अभी इसका इधर का 5 प्राइम है और इधर का 3rd प्राइम इज ओपन, एक 5 प्राइम दूसरा 3rd प्राइम। तो दूसरा जो स्ट्रैंड रहेगा वो एंटी पैरेलल टू दिस वन रहेगा बट कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे होता है कि एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड एंड ग्वानाइन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन केस ऑफ डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड हमें मिलेगा इट मस्ट बी साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और उसका ओरिएंटेशन लाइक दिस होगा। यहां पर जो मिलेगा वो ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड होगा और उसका ओरिएंटेशन भी एंटी पैरेलल के हिसाब से इट मस्ट बी लाइक दिस। यस, अब थाइमिन के साथ एडेनाइन विद डबल बॉन्ड, सो इट विल बी एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड और ये बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से। यहां पर अभी एक ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग कि हियर इट विल बी थाइमिन न्यूक्लियोटाइड एंड हियर इट विल बी बॉन्ड। सो यहां पर इसका 5 प्राइम ओपन है और इधर का ये 3rd कार्बन मतलब 3' है, 3rd prime. So in this way it will be anti-parallel. Okay. अब anti-parallel तो है लेकिन सीधा नहीं है, वो एक इमेजिनरी एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस के साथ ये डबल बॉन्डेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज रनिंग लाइक दिस। सो ये जो रनिंग है इसका इट विल बी क्लॉकवाइज एंटी-क्लॉकवाइज। इट कैन बी राइट हैंडेड, इट कैन बी लेफ्ट हैंडेड। इस हिसाब से मीन्स स्ट्रक्चर के हिसाब से डीएनए के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें से वेरी कॉमन जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी दैट इज बी डीएनए, वेरी कॉमन। और बी डीएनए के हिसाब से अभी जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं वो बी डीएनए के हिसाब से करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर हम लोगों को हमेशा इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ सच स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू ड्रॉ जस्ट लाइन, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड। जैसे कि इसको हमें देखना है तो इट विल बी लाइक दिस, जैसे कि दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड। So it will be 5 prime, this will be 3rd prime, this will be 5 prime, this will be 3rd prime. Okay. अब इसको हम लोग उल्टा रखेंगे तो 3rd prime इधर आएगा, डजंट मैटर, इधर हम लोग, बट एक बार अगर फिक्स हुआ कि दिस इज 5 प्राइम देन इधर का 3rd प्राइम ही होगा और इधर का भी फिक्स होगा 3rd प्राइम एंड 5 प्राइम। एक कोई भी एंड अगर फिक्स कर दिया तो बाकी के एंड ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ही लिखने पड़ेंगे, हमें वैसे ही होते हैं। अब ये लाइन को हम लोग डीएनए कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस।
यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वी कैन अंडरस्टैंड ट्रिपल बॉन्ड मतलब guanine एंड साइटोसिन, साइटोसिन एंड guanine, adenine एंड थायमिन, थायमिन एंड adenine, मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये इंडिकेट करेगा यहाँ पर कौन पेयर कर रहा। सो ये बॉक्स हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा, एडेनाइन पेयर्स विथ थायमिन एंड guanine पेयर्स विथ साइटोसिन। इसके हिसाब से अगर हमने कुछ बातें कंसिडर की क्वेश्चन लेवल पर, तो वो क्वेश्चन लेवल पर बातें देखिए कि आप लोगों को अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है और उसका ओरिएंटेशन पता है तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। जैसे कि मैं यहां पर आप 3' एंड 5' ये दो एंड निकाल लिए, ऑटोमेटिकली दूसरा स्ट्रैंड रहेगा 5' एंड 3'। Here I am drawing the nucleotides that are adenine, guanine, cytosine, thymine, cytosine, guanine, adenine, cytosine, thymine. Okay. दूसरा स्ट्रैंड हमेशा उसके एंटी पैरेलल में दिस विल बी 5' एंड दिस विल बी 3'। ओके, यहां पर क्या रहेगा, यू आर नोइंग कि एडेनाइन पेयर्स विथ थायमिन, सो यहां पर डबल बॉन्ड। अब बॉन्डिंग की भी, बॉन्ड भी ड्रॉ करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, देयरफॉर आई एम ड्राइंग लाइक दिस। ओके, यहां पर रहेगा जी, यहां पर रहेगा ए, यहां पर रहेगा जी, यहां पर रहेगा सी, यहां पर रहेगा टी एंड हियर जी, यहां पर ए। ऐसा ये दूसरा स्ट्रैंड हमें ऑटोमेटिक मिल जाता, या फिर वी कैन कंस्ट्रक्ट लाइक दिस। सो अगर इसमें हमने कुछ नाम दे दिए तो ऑटोमेटिकली दूसरे तरफ के नाम आपको याद रहते। यहां पर आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, यहां पर एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन, थायमिन। ये हो गया उधर के स्ट्रैंड का, मतलब 3' एंड 5' के ऊपर की जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो इधर के न्यूक्लियोटाइड्स आपको लेबल करने हैं। एक्चुअली उनका पेज तो इंटरनल रहता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है, देयरफॉर मैंने बाहर की साइड से, आप भी लिख सकते हैं ऐसा कि वो क्या है। अदरवाइज इस हिसाब से डायग्राम निकाल के आप लोग लिख सकते हैं। दिस इज होमवर्क। ऐसे 5-6 डीएनए के स्ट्रैंड आप लोग ड्रॉ करके देखेंगे और हो सके तो उसको पोस्ट कर दीजिए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू वैटसन एंड क्रिक model, what are the peculiarities of the DNA that we are going to see? So this is antiparallel nature and the base pairs are complementary. अब नेक्स्ट, ये जो स्ट्रैंड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि वो वुंड अराउंड है, सो हेलिकल है, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग एक स्ट्रैंड हमने निकाल लिया और निकालने के बाद इसके एंड को नाम दे देंगे एज यू विश। यहां पर आप लोग 5' या 3' कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आई एम राइटिंग हियर 3'। ओके, ऑटोमेटिकली दिस बिकम 5' एंड। ओके, अब दूसरा स्ट्रैंड हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके हिसाब से वो रहेगा, here it will be 5' always and here it will be 3' always. ओके, अब ये हो गया डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड नेचर। Whatever nucleotides are there, they are complementary and they are bonded according to adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine, ऐसा वो बॉन्डिंग रहेगा, तो वहां पर ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब डायग्राम समझने के लिए कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि ये डायग्राम थोड़ी छोटी और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको समझने के लिए मैं वो डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं, वेरी अच्छी तरह से समझने के लिए। थोड़ी बड़ी डायग्राम, ओके, तो दिस इज द डायग्राम। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोगों ने ऐसा कर लिया कि लेबलिंग नहीं किए पहले,
दिस इज 3 डैश एंड दिस इज 5 डैश, तो फिर हमें समझ में नहीं आता, फिर हमें ऐसे जाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज 3 डैश, तो फिर इसका दूसरा एंड कौन सा है, इधर का है कि इधर का है, ये ढूंढना पड़ेगा। इसलिए पहले ही जो एक सिंगल स्ट्रैंड ड्रॉ कर लिया उसके 3 डैश को नाम दे देना और 5 डैश को नाम दे देना। अब यहाँ पर देखिए दिस 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 एंड दिस विल बी 5 डैश एंड, and this will be 5 dash end of, and this will be 3 dash end of another strand. So ये दो strand है, this is one of the strand and this is another strand. So the structure of DNA is double stranded, but it is coiled around imaginary axis, therefore it is helical structure. Helical बोलते हैं उसको, coiling. डबल हेलिक्स है, सिंगल स्ट्रैंड होता तो सिंगल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड है, therefore डबल हेलिक्स है। ठीक है, अब इधर से अगर हमने एक लाइन इसको ड्रॉ कर दी तो ये लाइन परफेक्टली ऐसी ड्रॉ हो सकती, ऐसा ये डीएनए, मतलब इसका डायमीटर विल बी फिक्स। अब जो डायमीटर है, दैट डायमीटर वी कैन काउंट कि ये इसका डायमीटर है। सो डायमीटर इज ऑलवेज 20 एंगस्ट्रॉन, ये वाला डायमीटर है। इट मीन्स इसके अराउंड में अगर वो वुंड हो रहा तो एक पर्टिकुलर डायमीटर बनते जाएगा, तो डायमीटर विल बी 20 एंगस्ट्रॉन, वेरी मिनिमम 20 एंगस्ट्रॉन। राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से हम लोग अगर देखेंगे तो इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड कि एक तरफ से अगर हमने देखा तो दिस इज मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप। ओके, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं। सो दिस इज मेजर, डीप ग्रुप इज कॉल्ड एज मेजर ग्रुप। अगर यहां पर हमने देखा ग्रुप का मतलब खड्डा, तो यहां पर क्या है, वो माइनर है, माइनर ग्रुप। अगेन क्या हो गया, मेजर। ओके, और यहां पर क्या हो गया, माइनर। सो मेजर एंड माइनर ग्रूव्स आर अल्टरनेट, एक तरफ से अगर हमने देखा तो। अब देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा वुंड होते आ रहा, तो हम लोग एक साइड से देखेंगे तो एक तरफ उसको ज्यादा खड्डा है, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा, यहां पर कम है। जहां पर ज्यादा है डीप, दैट इज कॉल्ड एज मेजर ग्रुव, और जो कम है उसको माइनर ग्रुव नाम दे दिया। इधर से अगर हमने काउंट किया तो दिस बिकम माइनर एंड दिस बिकम मेजर। सो एक साइड से ही हमें देखना है, इधर इधर के या फिर इधर के साइड से। इधर इधर भी नाम दिया, इधर भी नाम दिया, तो सेम पॉइंट को आप लोग नाम दे रहे, तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो इसका डायमीटर है पर्टिकुलर है। अब मेजर टू मेजर, मेजर टू मेजर या फिर माइनर टू माइनर, देखिए यहां से निकला, इधर गया और फिर यहां पर आ गया, मीन्स एक ही लेवल पर। अगर यहां से हमने स्टार्ट किया, एक राउंड होके यहां पर आ गए, फिर दूसरा राउंड। सो मेजर टू मेजर या माइनर टू माइनर, ये जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड वन लूप। दिस इज वन लूप, एक लूप बोलेंगे इसको। आप लोग मेजर टू मेजर ले सकते, माइनर टू माइनर ले सकते। अब एक लूप में क्या खासियत है, वी आर टॉकिंग अबाउट बी डीएनए। बी डीएनए में यहां पर एक स्ट्रैंड के ऊपर अगर 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, सो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर भी 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। ओके, अब ये नंबर आप लोग काउंट करेंगे तो कम ज्यादा हो सकता है आपके लिए, बट आई एम टेलिंग यू कि वन लूप में 10 बेस पेयर्स है। बेस पेयर किसको बोला था हमने, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के हिसाब से उनको बेस पेयर बोलते हैं। सो बेस पेयर कितने हैं, एक लूप में 10 बेस पेयर है। ठीक है, यहां से लेकर स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीट लूप होने के बाद, मींस 360 का राउंड होने के बाद, ऐसा नहीं राउंड करता हो,
ऐसा ऊपर जाके फिर ऐसा आता, सो लूप हो गया। ऐसा सिंगल अगर आता तो सर्कल बन जाता। अब यहां से निकला लेकिन यहां पर नहीं आया, यहां से निकला ऊपर गया और यहां पर आ गया। सो एक कंप्लीट टर्न मतलब 360 डिग्री का टर्न लगाते समय उसका एक लूप बन गया। और एक कंप्लीट टर्न में कितने बेसेस आते हैं? एक स्टैंड के ऊपर 10, दूसरे स्टैंड के ऊपर 10, मतलब 10 बेस पेयर्स हो गए। सो बेस पेयर्स आर 10 मीन्स 20 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। 10 पेयर है मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। ओके, अब इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ये नंबर याद रखेंगे। ये तो गलती हो सकती है यहां पर कि हमने कितने लाइंस ड्रॉ कर दिए, तो 10 होने चाहिए। ओके, सो 10 बेस पेयर्स आर देयर। और एक टर्न को 360 डिग्री का टर्न होने के लिए जो डिस्टेंस इसने लिया, यहां से लेकर यहां तक उसने कंप्लीट किया 1 टर्न। सो ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 34 एंगस्ट्रॉन। 34 एंगस्ट्रॉन। अब 34 एंगस्ट्रॉन है और इस 34 एंगस्ट्रॉन में 10 बेस पेयर है, मतलब एक स्टैंड के ऊपर 10 न्यूक्लियोटाइड, दूसरे स्टैंड के ऊपर 10 न्यूक्लियोटाइड। अगर एक स्टैंड का हमने कंसिडर किया तो 1 लूप में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर और उनका जो डिस्टेंस उन्होंने ऑक्युपाई किया वो 34 एंगस्ट्रॉन है। तो एक के लिए कितनी जगह लगी, तो डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। सो 34 डिवाइडेड बाय 10, 10 क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। 34 क्या है? डिस्टेंस है। सो इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये आंसर मिलता हमें। व्हाट इज दिस आंसर? इट इज द डिस्टेंस और इट इज द स्पेस रिक्वायर्ड बाय सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के लिए इस स्ट्रैंड ने कितनी जगह ऑक्युपाई की? दैट इज 34 एंगस्ट्रॉन एंड दैट इज 34 एंगस्ट्रॉन, sorry 3.4 angstrom is the pitch angle. pitch angle मतलब tilting. So that is pitch, एक pitch बन गया हो। और वहां पर देखिए pitch angle जो बनेगा वो 36 डिग्री का बनेगा। कंप्लीट डिग्री कितना है? 360 कंप्लीट राउंड। तो 360 और उसमें 10 बेस पेयर है। सो एक के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा, कितना चेंज, कितना टर्न उसको करना पड़ रहा? सो 36 डिग्री का। सो 36 डिग्री इज द पिच एंगल। व्हाट इज दिस? यहां पर एक बेस पेयर है तो ये दोनों के बीच में का जो एंगल है, यहां पर एक बेस पेयर है, ये दोनों के बीच में का जो एंगल है, यहां पर जो बेस पेयर है, ये दोनों के बीच में का जो एंगल है, ये दिस वन दैट इज कॉल्ड पिच एंगल। वो कितना है? 36 डिग्री इतना है। ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड में एक स्ट्रैंड के ऊपर 10, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर 10, ऐसे 20 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। देयरफॉर वी आर काउंटिंग 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर के लिए जो डिस्टेंस लगा दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक पेयर के लिए या एक न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है उसके लिए कितनी जगह लग रही? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। ओके, अब मेजर टू मेजर या माइनर टू माइनर इस डिस्टेंस को एक लूप मानेंगे हम लोग। मीन्स एक कंप्लीट राउंड हो गया उसका, 360 डिग्री का एक राउंड सर्कल हो गया, तब उसने कितना डिस्टेंस ऑक्युपाई किया इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर? सो 34 एंगस्ट्रॉम का। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस क्या आते कि डीएनए इज मेड अप ऑफ और अ डीएनए सेगमेंट इज मेड अप ऑफ 10 लूप्स या 20 लूप्स या 12 लूप्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये लूप कितने हैं? 10 है या 20 है, 15 है। अभी समझने के लिए हम लोग मानेंगे कि 15 लूप्स आर 15 लूप्स। ओके, अब एक लूप में कितने न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? 20 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने बेस पेयर्स आर देयर? 10 बेस पेयर्स आर देयर। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कितने? 20। पेयर्स कितने? 10। ओके,
So 15 into 10 is equal to 150 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर आ गए, बेस पेयर। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर हमें काउंट करना पड़ा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक लूप में 10 बेस पेयर्स है, बेस पेयर्स। सो 15 लूप में कितने, तो 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150। बेस पेयर मतलब पेयर है वो, सो 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। ओके, इसके भी आगे जाके सम क्वेश्चंस आर देयर कि इस डीएनए सेगमेंट में 20% एडेनाइन इज देयर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन दैट। सो इसके ऊपर का एक्सरसाइज मैं आपको देने वाला हूं। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू बी डीएनए, इतना हमने काउंट करना है और इसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल बी एक्सप्लेन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, इट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, it is anti-parallel in nature, adenine always binds with thymine, cytosine always bind with guanine, and एक लूप में इसके 10 बेस पेयर होते हैं। सारे कैरेक्टर्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये कैरेक्टर को देख के एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन।